दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष बीपीएससी ट्री 4.0 परीक्षा को ध्यान में रखते हुए अपने हिंदी व्याकरण के सवालों को लेकर हाजिर हूं। बहुत ही शानदार सी श्रृंखला चल रही दोस्तों हमारी, और आज हमारा 23वां दिन कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, तो इसके पहले जितने लेक्चर आपको दिए गए वो आप जरूर देखिएगा, उसके माध्यम से आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो पाएगी। कंप्लीट व्याकरण पढ़ने का एक फायदा यह है ना कि हम हिंदी के ओवरऑल सभी चैप्टर पर ध्यान दे पाते हैं। हम ये जान पाते हैं कि हमारी तैयारी कितनी बेहतर हो पाई। क्या है ना, कभी कभी परीक्षा के समय अपने आप को मत आजमाइए, परीक्षा से पहले आजमाइए कि सच में हम परीक्षा देने के लिए तैयार हो भी पाए हैं या नहीं हो पाए। अब तक दोस्तों हम लोग 660 सवाल पढ़ चुके हैं। आज की क्लास अगर आप अटेंड करते हैं तो 690 तक के सवाल आपके तैयार हो जाएंगे। देखिए हमारे पढ़ाने का यही तरीका है। ठीक है, जब मैं पढ़ाता हूं तो आपको बताते चलता हूं साथ ही साथ कि हम लोगों ने अब तक कितने प्रश्नों पर चर्चा किया। पहले आज की क्लास देखिए, संतुष्ट होइए। क्लास अच्छी लगेगी तो ऑटोमेटिक आप जाके 22 लेक्चर देखेंगे, अपने मन को रोक नहीं पाएंगे, मना नहीं पाएंगे, बिना देखे आपको चैन ही नहीं मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। ध्यान देंगे इस क्लास के अलावा ये तो ट्रेलर बैच है। ठीक है, पूरी पिक्चर दोस्तों हमारी इस बैच में है जो कि हमने 4.0 के लिए तैयार किया है। प्रीवियस ईयर पेपर से लेकर के सब कुछ इस बैच में दिया जा रहा है। इस बैच को जो बच्चा ज्वाइन करेगा, चाहे उसको पीआरटी देना हो या मिडिल का एग्जाम देना हो या टीजीटी का देना हो या पीजीटी का देना हो, ये चारों बैच ये चारों परीक्षाएं दोस्तों एक ही बैच से आपकी कंप्लीट हो जाएगी। इसके लिए 4 अलग अलग बैच ज्वाइन करने की जरूरत नहीं, और भरोसा तो आपको नितिन सर पर होगा ही होगा। ठीक है, तो आइए हम लोग मिलजुल कर दोस्तों पढ़ते हैं। पहले आज की क्लास अटेंड करते हैं, बाकी सारी बातें बाद में किया जाएगा। ठीक है, हिंदी को लेकर के ना आपके मन में एक अवधारणा जो है कि हिंदी बड़ा आसान है, हो जाएगा ना, तो अभी से कॉपी कलम लेके बैठो और देखो 30 सवाल में कितना हो जाएगा। भगवान करे आपकी मनोकामना पूर्ण हो। ठीक है, मैं अपना आशीर्वाद दे रहा हूं, लेकिन मेहनत तो आपको करना पड़ेगा। मैं आज अपनी शुरुआत ना बहुत छोटे से चैप्टर से करना चाहता हूं, उसका नाम है वर्तनी शुद्धि। कुछ शब्द लिखा है, आपको केवल बताना है सही है कि गलत है, ज्यादा चिंता वाला विषय नहीं है। ठीक है, तो पहला सवाल क्या दे रहा है दोस्तों, कह रहा है अशुद्ध वर्तनी जो है उसका आप चयन कर लीजिए, केवल चुन के बता दीजिए कि इस 5 में क्या गलत है। ठीक है, कौन सा अशुद्ध है वो उसका आप चयन कर लीजिए। ठीक है, अशुद्ध वर्तनी तो याद रखेगा दोस्तों, कर है सहस्त्र। पहली बात ये सहस्त्र दोस्तों गलत लिखा है, सहस्त्र ऐसे नहीं लिखा जाता है। कैसे लिखा जाएगा दोस्तों, ऐसे लिखा जाएगा, ऐसे ऐसे होगा। त्र नहीं होता है, स पे ऐसे र बना होता है। ये जो स्रोत लिखा दोस्तों ये भी गलत लिखा, आप क्या चुनाव करेंगे। ये जो स्रोत होता है दोस्तों ऐसे लिखा है, पहले स और स में ही दोस्तों र रहेगा, यहां त्र नहीं लिखना आपको, ये तो स्त्रोत हो गया, आपको स्रोत लिखना है। ठीक है, इसी तरह महत्व भी दोस्तों गड़बड़ लिखा। क्यों, जब कभी आपको महत्व लिखना हो ना तो ह के बाद जो त होता है यहां 2 त रहेगा। ठीक है, ऐसे लिखा जाएगा। आप व्याकरण पढ़ रहे हैं तो जानिए कि क्या सही क्या गलत। ठीक है, और उपरोक्त नाम का कोई शब्द ही नहीं होता है, जो शब्द होता है वह शब्द होता है उपरयुक्त। क्या शब्द होता है, उपरयुक्त होता है। तो दोस्तों ये सभी के सभी क्या दिए गए हैं, गलत है। ठीक है, ये सब गलत है, तो आप क्या ही बताएंगे, आप बताइए, सब मिस्टेक है। समझ में आ रहा है ना, इस वजह से आपने ऐसे चुनाव किया। आगे देखिए, कह रहा शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, जो सही है इस बार वो बता दीजिए। ठीक है, जो सही है वो बताइए। आइए एक एक करके देखते हैं। लिखा है दोस्तों, नीचे से पढ़ते हैं इस बार। ठीक है, ये सभी वाला छोड़ दिए। चक्रपाणी दोस्तों, ये चक्रपाणी दोस्तों गलत लिखा है। क्यों, क्योंकि जब आप चक्रपाणी लिखते हैं ना तो ड़ पे जो मात्रा होती है वो छोटी की मात्रा होती है, यहां तो बड़ी का दे दिया, ये इस वजह से दोस्तों मिस्टेक हो गया। अब आपको लगेगा सर बोर्ड बैनर हर जगह लिखा होता है नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं, गलत है। नवरात्रि की शुभकामनाएं गलत है दोस्तों, नवरात्रि शब्द ही नहीं होता है, जो शब्द होता है वो होता है नवरात्र। क्या बात कर रहे हैं सर, हमारा दिमाग खराब हो रहा है, तो क्या करें, लड़ा लो दीवार में अपना सर। भाई उसमें मेरा क्या दोष है, आपका दिमाग खराब हो रहा है, क्यों खराब हो रहा है। मेरा काम है व्याकरण के दृष्टिकोण से सही बताने का, मैं वो चीजें बता रहा हूं। आपका दिमाग क्यों खराब हो रहा है, आप ध्यान से समझो। दुरात्मगढ़ नहीं होता दोस्तों, दुरात्मगढ़ होता है। क्या होता है, दुरात्म यानी दुर्धन आत्म आत्मगढ़। ठीक है, तो यहां क्या हो जाता है दोस्तों, दुरात्मगढ़ हो जाता है, न कि दुरात्मागढ़। यहां जो सही लिखा दोस्तों ये शरदोत्सव दोस्तों सही लिखा हुआ, बाकी ये भी गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 जिन बच्चों ने चुनाव किया उनका उत्तर तो सही है। बाकी लोग एक बार सोच विचार करें कि ये वाला बैच ज्वाइन कर लें क्या, अगर स्थिति इतनी डैमेज आ रही है तो क्यों ना ज्वाइन कर लिया जाए। ठीक है, आइए और सिखाता हूं आपको। यहां आपको शुद्ध वाक्य का चयन करना है। 5 ऑप्शन दिए टोटल, और इसमें से बताना है कि कौन सा वाक्य शुद्ध है। आइए, करा मेघ पानी बरसाते हैं। ठीक है, यार
हम पानी से पौधों को सींच रहे। अरे सींचने का काम पानी से ही किया जाता है महाराज, तेल से नहीं किया जाता है, तो उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। मेघ पानी बरसाते हैं, इसे लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा इसकी जगह आपको लिखना चाहिए मेघ बरसते हैं। ठीक है, मेघ बरसते हैं। ये सर आप अपने मन से कहानी बना रहे हैं। ना भैया ना, मैं कोई कहानी नहीं बना रहा, मैं आपको सत्य बता रहा हूं। आप मानो या ना मानो, लेकिन यही सही है। आइए पधारिए, आपका स्वागत है। अरे आइए का मतलब ही पधारिए। ठीक है, या तो कहिए कि आइए आपका स्वागत है, या तो आप कहिए पधारिए आपका स्वागत है। इन दोनों का एक साथ प्रयोग आप न कीजिए, बस खाली इतना ही मिस्टेक है यहां पे। ठीक है, करा बेफिजूल बातें मत करो। ठीक है, बेफिजूल बात मत करो। दोस्तों बेफिजूल शब्द ही नहीं होता भैया, फिजूल होता है। आप सभी नहीं जानते, लेकिन ध्यान दीजिए, जो शब्द होता है वो शब्द क्या होता है, फिजूल शब्द होता है, कि फिजूल बात मत करो। हम लोग क्या है ना, हम लोग बेफिजूल पता नहीं कहां से दिमाग में बचपन से बैठ गया यार, मेरे भी दिमाग में बैठा था। मैं जिस दिन इसको पढ़ा पहली बार, आज नहीं काफी पहले जब मैं पढ़ा रहा था, जब मैं पढ़ा कहा ये कुछ गड़बड़ लग रहा है। बाद में पता चला नहीं, बचपन से हम गड़बड़ करते आ रहे हैं। ठीक है, ये गड़बड़ नहीं है, बेफिजूल गलत है, फिजूल शब्द होता है, फिजूल। ठीक है, करा अनेकों स्त्री अनेकों, अनेकों दोस्तों अनेक जो शब्द है ये अपने आप में बहुवचन है। ठीक है, तो यहां अनेक करिए कि अनेक स्त्री पुरुष वहां आए थे, ऐसे करिए। तो दोस्तों ये यहां शुद्ध पूछा दोस्तों, तो शुद्ध क्या है दोस्तों, ये सभी। अब ये सभी मतलब ये सभी तो शुद्ध तो है नहीं, ये यहां बोलना चाहिए कि अशुद्ध कौन सा है। यहां थोड़ा सा अल्टर कर लीजिए, यहां लिख लीजिए दोस्तों कि आपसे अशुद्ध बताना है। क्यों, कोई भी शुद्ध नहीं भाई, कोई भी शुद्ध नहीं, तो क्या किया जाए बताइए। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, ऐसे पढ़ना पड़ेगा आपको। ठीक है, आगे देखिए, कर हर काम को देर से करने वाला क्या कहलाता है। जो व्यक्ति हर काम को देर से करता है वो क्या, उसे क्या कहते हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में आपको उसके लिए एक शब्द चुनना है। ठीक है, अब पढ़िए। अब लगेगा कि नहीं सर आप सही कह रहे हैं कि बैचवा हमें ज्वाइन कर लेना चाहिए। ठीक है, बाद में फजीयत हो, उससे अच्छा है कि हम आज से पढ़ना शुरू कर दें, आपके साथ तैयारी शुरू कर दें। भरोसा कीजिए, पैसा डूबेगा नहीं। बहुत अच्छी बैच है दोस्तों, पढ़ के देखिए। ठीक है, यहां लिख रहा है दीर्घदर्शी। दीर्घदर्शी जैसा एक तो शब्द होता है दूरदर्शी। दूरदर्शी मतलब जो दूर का दर्शन कर लेता हो, जो दूर तक देखता हो। अब देखने का मतलब ये आंख से देखने का नहीं, दूरदर्शी उसे भी कहा जाता है जो भविष्य की चीजें भांप लेता है, समझ जाता है पहले से उसे। जैसे आप अगर मान गए कि यार कठिन पेपर बन सकता है तो हमारी स्थिति गड़बड़ा है, आप भी दूरदर्शी हैं। ठीक है, यही चीज है। अदूरदर्शी इसका उल्टा हो जाएगा, विलंबी नहीं दोस्तों, इसे कहा जाता है दीर्घसूत्री। जो हर काम को देर से करता हो उसके लिए एक शब्द क्या होता है, दीर्घसूत्री। सर पक्का हम इसे नहीं बता, हम तो आज तक पढ़े ही नहीं दीर्घसूत्री। सर हम क्या बताते हैं आपको। ठीक है, आज पढ़ लीजिए, ये तो निःशुल्क क्लास चले ना, आज पढ़ लो आप। ठीक है, आज तो 23वां लेक्चर है, 22 लेक्चर तो देख ही लेना। करा अनुशासनात्मक कार्यवाही की प्रक्रिया के फलस्वरूप, मान लीजिए किसी के ऊपर कोई कार्यवाही किया गया। ठीक है, अनुशासनात्मक मतलब क्या है, डिसिप्लिन के लिए। ठीक है, कोई कार्यवाही किया गया और किसी व्यक्ति को उसके पद से दोस्तों नीचे उतार दिया गया। जिस पद पर वो था उस पद से उसे, देखिए दो चीज होता है, अच्छा काम करेंगे तो प्रोन्नति होगा। प्रोन्नति मतलब आप और जो है ऊंचे पद पर जाएंगे, प्रमोट किए जाएंगे। बेकार काम करेंगे, गलत काम करेंगे तो दोस्तों ऐसे में आपकी नौकरी भी जा सकती है, आपको अपना पद भी छोड़ना पड़ सकता है। तो दोस्तों यहां प्रो अवनति नाम का कोई शब्द नहीं होता है। पदच्युत का मतलब होता है पद से हटा दिया जाना, पद से हटा दिया जाना। ठीक है, हटा, पूरी तरह से हटा दिया जाना, उसे पदच्युत कहते हैं। पदावधि कोई शब्द नहीं होता, यहां होता है पदावनति। ये जो शब्द है दोस्तों ये दो शब्दों से मिलकर बना है, पद धन अवनति। अवनति माने होता नीचे। ठीक है, यानी जिसे अपने पद से नीचे वाले पद पर भेज दिया गया उसी के लिए शब्द होता है पदावनति। बाकी का ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे जो दिया है ये गलत दिया हुआ है। ठीक है, इसे आप समझिएगा। तो जिन बच्चों ने चूज किया वो तो बहुत बढ़िया है। आगे देखिए, करा शेर का। सर आज पता नहीं किसकी नजर लग गई ना, याद नहीं आ रहा सुबह उठ के किसका चेहरा देखा था। चेहरा से कुछ नहीं होता मेरे भाई, ये आपके गलत फहमी है। किस दुनिया में आप जी रहे हैं। फिर वही अंधविश्वास, रूढ़िवादिता, जिसके लिए राजा राम मोहन राय से लेकर केशव चंद्र सेन से लेकर तमाम लोग जो है अपना समय गंवा दिया। आप उस अंधविश्वास और उस टोटके के ऊपर अपना जो है समय न्यौछावर कर रहे हैं, गलत है। ठीक है, किसी का चेहरा देखने से कुछ नहीं होता है, आपके ज्ञान में कमी आ गई, आपको पढ़ने की जरूरत है। ठीक है, अपने अंदर झांकिए। करा शेर का पर्यवाची। इस सवाल को जैसे आप गलत करेंगे ना, अंदर से चोट लगेगी।
ये करने से चिक 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 करने से कुछ नहीं होगा। सुनिए, करा शेर का पर्यायवाची। बच्चा सोचेगा सर चीता को भी तो शेर कहा जाता है, क्यों? हम लोग तो पढ़े थे टी से टाइगर, टाइगर माने चीता, एल फॉर लायन, लायन मीन शेर। हाँ, तो अलग अलग है ना, एक कैसे हो जाएगा भैया? तो ये तो चीता तो होगा नहीं। ठीक है, अगला शब्द है नाहर। जी हाँ, नाहर एक प्रकार से दोस्तों सही है। नाहर दोस्तों किसे कहा जाता है? नाहर सिंह को कहा जाता है, नाहर शेर को कहा जाता है, नाहर केसरी को कहा जाता है। ठीक है, नाहर जो है दोस्तों मृगराय को कहा जाता है। ठीक है, ये सब दोस्तों नाम है। मृगधर नहीं होता है। बहुत सारे बच्चे कहेंगे मृग, शेरवा मृग को धर लेता है, पकड़ लेता है, उसे मृगधर कहा जाता नहीं। शेर को मृगेंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? मृगराज कहते हैं, मृगों का राजा। शेर को वनराज कहते हैं। शेर का जो छोटा बच्चा होता है उसे शार्दुल कहते हैं। ठीक है, लेकिन मृगधर नहीं। शेर को मृगेंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? मृगेंद्र। ये सब होता है। नृसिंह भी नहीं। ठीक है, नृसिंह मतलब नृ माने होता है व्यक्ति, इंसान, सिंह माने शेर। नृसिंह अवतार जो हुआ था भगवान विष्णु का, ठीक है, वो अलग चीज है। तो यहां पे दोस्तों जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर बी है। सर आज तो गलत टाइम पे हमें वीडियो प्ले कर दिए, बहुत गलत हो रहा है। लीजिए एक और गलत कीजिए। ठीक है, करा धाता का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? धाता। बच्चा जैसे धाता पढ़ता है ना, उसको पता नहीं क्या धाय माँ की, धाय माँ। ठीक है, बच्चे का पालन पोषण का उसका याद आ जाता है। नहीं बेटा, धाता के लिए अगर धाय सोच रहे हैं तो पहले ही दोस्तों आपने गलत कर दिया। ठीक है, अब ये गलत हो गया तो ये सभी तो आपका उत्तर हो नहीं सकता। हार भी नहीं है, पक्ष भी नहीं है। धाता कहा जाता है दोस्तों विष्णु जी को। ठीक है, धाता का मतलब होता है पालन पोषण करने वाला, पालन पोषण करने वाला। ये पालन पोषण की जिम्मेदारी दोस्तों विष्णु को दिया गया है, तो धाता दोस्तों विष्णु जी को ही कहा जाता है। हाँ, एक्सेप्शन में याद रखेगा, कभी कभी दोस्तों ब्रह्मा के लिए भी धाता शब्द यूज कर दिया जाता है। ठीक है, क्योंकि वो भी क्रिएटर हैं दोस्तों, संसार को बनाए हैं, तो उनके लिए भी कभी कभी ये शब्द यूज कर दिया जाता है। तो चाहे ब्रह्मा हो चाहे विष्णु हो, आप यही याद रखेगा। बाकी का ऑप्शन तो पक्का गलत है। ठीक है, इस प्रकार एक सवाल और डूबा आपका। आगे देखिए, करा चिरंतन। अब यही तो वो सवाल है सर जिसका उत्तर हम दे देंगे। चिरंतन का उल्टा होता है सर नश्वर। बहुत बढ़िया, चलो कम से कम एक सवाल आपका सही हुआ। चिरंतन का उल्टा क्या हो जाएगा दोस्तों? चिरंतन का उल्टा हो जाता है नश्वर। अचर का उल्टा क्या हो जाता है दोस्तों? अचर का उल्टा हो जाता है चर। और अचिंतन नाम का कोई शब्द नहीं। ठीक है, ये सब गलत दिया है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर 1 जिन बच्चे ने चूज किया उनका उत्तर तो सही है। चलो बहुत बढ़िया, कुछ तो सही हुआ। उन्मीलन शब्द का दोस्तों विलोम क्या होगा ये बताइए। ठीक है, तो उन्मीलन का अनुमीलन भी नहीं होता, अवमीलन भी नहीं होता है, सुमेलन भी नहीं होता है। यहां हो जाता है दोस्तों निमीलन। क्या होता है? उन्मीलन शब्द अगर दिया है तो निमीलन कीजिएगा। और ये जो उन्मूलन शब्द है अगर बड़ा उ लग गया ना, तो उन्मूलन जो शब्द है दोस्तों ये रोपड़ का होता है। किसका होता है? रोपड़ का विलोम होता है दोस्तों ये, तो इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो फिलहाल बाकी का ऑप्शन तो गलत है। डी वाला जिन्होंने चूज किया है उनका उत्तर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, और आगे आ जाइए। करा छाती पर मूंग दरना। ठीक है, दलना या फिर दरना, दलना या फिर दरना एक ही बात है। छाती पर मूंग दरना, इसका अर्थ क्या है? मुहावरा है, इस मुहावरे का अर्थ आपको बताना है। करा कठिन काम करना। अब लोगों को लग सकता है कि मूंग दरने का मतलब बड़ा मेहनत वाला काम है, लेकिन यह जवाब नहीं है। बात बात पर लड़ाई करना कि जो है दरने को लेकर मारपीट हो रहा है, ऐसा भी नहीं है। कर्जा वसूलना, ऐसा भी नहीं है। पास रहकर दुख देना, इसे कहा जाता है छाती पर मूंग दरना। कभी कभी कुपात्र बच्चे पैदा हो जाते हैं। कुपात्र मतलब जिनका हमेशा शिकायत आता है, हमेशा बुरी आदतों के संगत में पड़कर वो बर्बाद हो गए। ठीक है, अब ऐसे में अब माता पिता क्या उनकी हत्या भी तो नहीं कर सकते, मार भी नहीं सकते। ठीक है, नहीं तो फिर भाई दिक्कत हो जाएगा। देश में संविधान है, कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़। वो ब्रह्मा होते हैं जिनके घर ऐसे बच्चे पैदा हो जाते हैं, समझ लीजिए ब्रह्मा है उनका। अगर आप पुलिस में जाकर शिकायत भी कर देंगे तो आइबे नहीं करेगा। एक साधारण आदमी पुलिस से डरता है, पुलिस उनसे डरती उल्टा। ठीक है, ये हालत उनका कुछ नहीं उनका हो सकता। मैंने देखा है ऐसे बहुत सारी स्थिति में। ठीक है, तो पास रहकर दुख देने वाले को ये कहा जाता है छाती पर मूंग दरना। उसका कोई उपाय नहीं है, बस परेशान करने के अलावा कुछ मतलब वो कुछ करेगा नहीं, बस यही है उसका जीवन। आप उससे परेशान होते रहिए जब तक जन्म जन्मांतर, जब तक आप मोक्ष धाम नहीं चले जाते। ठीक है, करा तीर मारना। लोग बोलते हैं ना, अरे पढ़त है इतना दिन से, कौन तीर मार डाला तू? हाँ, तो तीर मारने का मतलब क्या होता है? करा युद्ध कला में निपुण नहीं होना। नहीं, ये निपुण न होने से कोई मतलब नहीं है। क्या आपके गांव वाले शिकार करने की बात करते हैं? नहीं, याद रखेगा तीर मारने का मतलब होता है बड़ा काम करना। उनका कहने का मतलब यही है कि इतना दिन से पढ़ाई कर रहे हो,
कौन सा तीर मार दिए, कौन सा बड़का काम कर दिए, ठीक है, तुमको जवाब देना पड़ेगा, ठीक है। अब मारिए तीर, आपका तीर मारना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप तीर नहीं मारे ना तो बहुत सारे जो अन्य बच्चे जो आपकी तरह आकर पढ़ने वाले थे, कुछ बनने वाले थे, उनका मौका चला जाएगा, लोगों का विश्वास चला जाएगा। आपका तीर मारना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये आपका बिल्कुल सही उत्तर है। कह रहा आडंबर बहुत, आडंबर मतलब होता है दिखावा, आडंबर मतलब दिखावा, ठीक है। आडंबर हमेशा झूठा दिखावा को कहा जाता है, ये भी याद रखिए। दिखावा भी कैसा, झूठा। एक होता है दिखावा जो सच्चा होता है कि हाँ आदमी बड़मनई है तो दिखा रहा है कि हम बड़मनई है, और एक होता है जिसके पास कुछ नहीं, जब हम चवन्नी नहीं, वो दिखाता बड़मनई तो सुलग जाता है, ठीक है। तो ऐसा समझिएगा झूठा दिखावा। तो वही लिख रहा दोस्तों, आडंबर बहुत, आडंबर बहुत किंतु वास्तविकता कुछ नहीं। इसके लिए दोस्तों एक लोकोक्ति आपको बताना कि कौन सी लोकोक्ति फेमस है। लोकोक्ति मतलब लोगों द्वारा कही गई उक्ति, ठीक है। तो लिख रहा आंख का अंधा नाम नयन सुख, नहीं भैया, आंख का अंधा नाम नयन सुख, वो तो माला माल व्यक्ति की बात हो रही है। ऊंची दुकान फीका पकवान, ये सही हो सकता है। ऊंट के मुंह में जीरा, यानी ज्यादा को कम मिलना। खोदा पहाड़ निकली चोइया, ठीक है, यानी मेहनत ज्यादा हुआ हो और उसके बदले में जो है आपको फल जो है कम मिला हो, उसके लिए होता है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी आप चूज कीजिएगा, ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल दे रहा है कि रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार जो मिला था, ये ज्ञानपीठ पुरस्कार उन्हें किस रचना पर मिला था। लिख रहा रश्मि रथी पर। सबसे फेमस दोस्तों यही इनकी रचना है, जो ज्यादातर बच्चा जो होता है ना वो इसी को चूज करता है, लेकिन ये गलत है। परशुराम की प्रतीक्षा भी नहीं दोस्तों, कुरुक्षेत्र भी नहीं। इनको जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है वो उर्वशी पर मिला है। अब अगर हम रामधारी सिंह दिनकर जी की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो दिनकर जी की जो पॉपुलर रचनाएं हैं आप उनके बारे में आप जरूर आप याद रखें, क्योंकि पूछ सकता है परीक्षा में। तो लाइन से लिखिएगा एक बार की बात है, उर्वशी बैठी थी। उर्वशी के साथ दोस्तों कौन बैठी थी, रश्मि रथी भी बैठी थी, ठीक है, रश्मि रथी भी बैठी थी, रश्मि बैठी थी, रश्मि से रश्मि रथी याद रखेगा। और इनके साथ रेणुका बैठी थी। कौन बैठी थी, रेणुका। रेणुका दोस्तों माता का नाम था परशुराम की, ठीक है। और ये लोग बैठकर दोस्तों परशुराम की प्रतीक्षा कर रहे थे, ठीक है, परशुराम की प्रतीक्षा कर रहे थे। लेकिन परशुराम कहां चले गए थे, कुरुक्षेत्र चले गए थे लड़ाई करने। कहां चले गए थे, कुरुक्षेत्र चले गए थे लड़ाई करने। और कुरुक्षेत्र में जाकर वो हुंकार भर रहे थे। क्या भर रहे थे, वे हुंकार भर रहे थे। बस ऐसे बनाते गए और सब हो गया, ठीक है, हुंकार भर रहे थे। उनका ये हुंकार, ठीक है, संस्कृति के 4 अध्याय में लिखा हुआ है, ठीक है। उनका यह हुंकार संस्कृति के 4 अध्याय में लिखा हुआ है। इतनी रचनाएं, 7 रचनाएं जो हैं दिनकर जी की, इसे आप याद रखिएगा। सर हम सोच ही नहीं पाते थे कि रचना याद कैसे होगा, ठीक है, याद होगा भैया, आप आइए हमारे पास, हम आपको याद कराते हैं। सब टेक्निक है, ऐसे ऐसे पढ़ेंगे तो कैसे नहीं याद होगा जी। हाँ, सिस्टम से पढ़ो, मैंने कुछ अलग नहीं बताया, जो है रचना वो लिख दिया, आपके दिमाग में स्टोरी डाल दिया। हो सकता है ये स्टोरी क्लिक कर जाए एग्जाम में तो आप सही कर दें। आगे लिख रहा दोस्तों, हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक का नाम है। सबसे पहला लेखक दोस्तों किसे माना जाता है, जॉर्ज ग्रियर्सन को नहीं, शिव सिंह सेंगर को भी नहीं, रामचंद्र शुक्ल को भी नहीं, गारसा दत्त तासी को माना जाता है। आप कहेंगे सर ही कौन आदमी का नाम आ गया, इसको लेखक माना जाता है। हाँ, इसको लेखक माना जाता है दोस्तों। गारसा याद रखेगा दोस्तों, जो गारसा शब्द दिया है, गारसा इसके पिता का नाम था, ठीक है, गारसा इसके पिता का नाम था। और इसके पिता मूल रूप से दोस्तों मिस्र के निवासी थे, मिस्र देश के रहने वाले थे, ठीक है। और इसकी माता का नाम दोस्तों तासी था, ठीक है। इसी दोनों शब्द से मिलाकर गारसा द तासी बन गया, याद रखेंगे, ठीक है, ये नाम याद रखेंगे। ये हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम लेखक कहा जाता है इन्हें, इसको याद रखेगा, ठीक है। और एक चीज जो आपसे बार बार परीक्षा में पूछता है कि हिंदुई को हिंदुस्तान की संज्ञा किसने दिया, क्या पूछता है, हिंदुई को हिंदुस्तान की रोमांस भाषा। ऐसे लिखिए, पूरा जो पूछता है परीक्षा में, मैं लिख दे रहा हूं अलग से सवाल क्या पूछता है। सवाल आता है परीक्षा में कि हिंदुई को हिंदुस्तान की रोमांस भाषा, ठीक है,
रोमांस भाषा, ये किसने कहा दोस्तों? तो याद रखिएगा, इसे गारसा द तासी ने ही कहा है। किसने कहा है? गारसा द तासी। तो ऐसे छोटे छोटे कुछ कथन भी रहते हैं, इनको भी आप याद रखेंगे, परीक्षा में यहाँ से भी सवाल पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, मुझे पता है थोड़ा सा मैंने पेपर जो है टफ कर दिया। मैंने पहले ही आपसे कहा था कि जब हम 20 के आगे बढ़ेंगे तो मैं थोड़ा सा पेपर का लेवल बढ़ाऊंगा। अब जैसे जैसे और आगे चलेंगे पेपर का लेवल और बढ़ता जाएगा। करा संविधान के अनुच्छेद 351 में, किसमें? 351 में किस बात के बारे में बताया गया? करा संघ की राजभाषा के बारे में बताया गया? नहीं भैया, संघ की राजभाषा के बारे में कहां बताया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी होगी? इसके बारे में अनुच्छेद 343 बताता है कि ये राजभाषा क्या है? ये राजभाषा हिंदी है। ठीक है, इसे याद रखेगा, 343 बताता है। उच्चतम न्यायालय की भाषा के बारे में अनुच्छेद 348 बताता है। ठीक है, और पत्राचार की भाषा तो कुछ भी हो सकती है। इसमें हिंदी के विकास के लिए निर्देश दिया गया है, जो अनुच्छेद 351 की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? अनुच्छेद 351, इसमें यह बताया गया है। और हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं दोस्तों, क्या है? हम बार बार आपसे कह रहे हैं कि राष्ट्रभाषा नहीं है हिंदी, जो हमारी है ये राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं है, राजभाषा। इसको आप ध्यान देंगे। करा निम्न शब्दों में से किस में विसर्ग संधि है? जहां पर विसर्ग संधि है आपके केवल पहचान लेना है कि कहां पर विसर्ग संधि है, केवल पहचानना है। तो पहचानने के लिए हमें पहले तोड़ना पड़ेगा, जैसे कि चिदानंद। ठीक है, तो चित धन आनंद, चित धन आनंद बराबर क्या हो जाएगा? चिदानंद हो जाएगा। और जहां हलंत होता है वहां व्यंजन संधि होता है, आप पढ़े हैं, तो पहला जवाब तो गलत हो जाएगा। निश्चल का क्या हो जाएगा दोस्तों? निश्चल का हो जाता है निह धन चल हो जाता है। ठीक है, यहां पे क्या हो जाता है दोस्तों? यहां पर आपका विसर्ग संधि हो जाएगा, और यही तो आपसे पूछा है, तो बी वाला उत्तर हो जाएगा हमारा। लेकिन आप भागिए मत, हम पूरा आपको पढ़ाते हैं। आच्छादन में क्या हो जाता है? आधन छादन हो जाता है, आधन छादन, ये दोस्तों व्यंजन संधि आ जाता है इसमें। ठीक है, दिग्गज में दोस्तों याद रखेगा, दिग्गज में संधि विच्छेद होता है, दिक हलंत दीजिएगा, दिक धन गज, यहां भी दोस्तों आपका व्यंजन संधि आता है। ठीक है, संचय में दोस्तों क्या हो जाता है? समधन चय, क्या हो जाता है? समधन चय बराबर संचय होता है, यहां भी दोस्तों आपका क्या हो जाता है? व्यंजन संधि आ जाता है। ठीक है, तो बाकी के ऑप्शन तो गलत ही होते जा रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी चूज कीजिए, यह आपका बिल्कुल परफेक्ट जवाब होगा। ऑप्शन नंबर बी जो है यह आपका सही उत्तर हो गया। ठीक है, संधि के बारे में पूछा। आगे बढ़िए, अगला सवाल दे रहा है कि विसर्ग संधि का उदाहरण जो नहीं है वो बताइए। अभी तक पूछा था जो है वो बताइए, अब कह रहा है कौन सा नहीं है। जैसे नमस्ते लिखा है तो क्या हो जाएगा? नमः धन ते, तो नमः धन ते ये तो है दोस्तों विसर्ग संधि यहां पर। ठीक है, आपसे पूछा नहीं। पुरस्कार में क्या हो जाएगा? याद रखेगा, पुरह धनकार, यह भी दोस्तों क्या हो जाएगा? विसर्ग संधि हो जाएगा। इसी तरह तपोवन में क्या हो जा रहा है दोस्तों? तपोवन में तपाधन वन। ठीक है, तपाधन वन बराबर तपोवन हो जाता है, यहां भी दोस्तों विसर्ग संधि हो जाता है। महोदय हो जाता है दोस्तों महाधन उदय, महाधन उदय में ये गुण स्वर संधि है। क्या दोस्तों? यहां पर गुण स्वर संधि है, तो यही दोस्तों अलग हो गया। ठीक है, मनोहर में क्या हो जाता है दोस्तों? मनः धन हर, मना धन हर, और यहां भी दोस्तों विसर्ग है। आपसे पूछा था कहां नहीं है, तो याद रखेगा डी वाले में नहीं है, बाकी सब जगह विसर्ग है। तो यही दोस्तों आप चूज कर लीजिए, बस इतना सा काम करना है यहां पे। आगे देखिए, कर निम्न संज्ञा विशेषण जोड़ी में कौन सा सही नहीं है? संज्ञा विशेषण की जोड़ी में दोस्तों कौन सा सही नहीं है? देखिए, संज्ञा विशेषण बोलने से अच्छा था यह बोल देता कि कौन सा विशेष्य विशेषण की जोड़ी में गड़बड़ है। ठीक है, क्योंकि विशेष्य का मतलब होता है क्या? मूल शब्द। विशेष्य का मतलब क्या? मूल शब्द। और विशेषण का मतलब क्या? वे शब्द जिनकी रचना हुई है, निर्माण हुआ है। रचना का मतलब क्या है? निर्माण हुआ है। ठीक है, जैसे विष से विषैला बनता है तो यह सही है, बस ऐसे समझिए। विष से विषैला बनता सही है, पिता से पैतृक बनता ये भी सही है, आदि से आदिम बनता ये भी सही है, प्रांत से प्रांतिक नहीं बनता दोस्तों, क्या बनता है? प्रांत से प्रांतीय बनता है। क्या बनता है? प्रांतीय। रंग से रंगीला बनता है, ये भी सही है। तो जो गड़बड़ था वही आप ध्यान, मूल शब्द से निर्मित शब्द देख लीजिए कौन सटीक बना है तो दोस्तों सही होगा, जो नहीं बना हो गड़बड़ होगा। अगर आपको कहीं भी ऐसा महसूस हो रहा है कि हाँ सर हिंदी है थोड़ी सी दमदार, तो आप आइए साथ में पढ़िए। ठीक है, अपने एग्जाम को ऐसे ही जाया मत जाने दीजिए। बार बार परीक्षा नहीं होती, बार बार समय नहीं आता। आप आंख मूंद पर स्टडी 91 पर भरोसा कीजिए, आंख मूंद कर। कहीं आपका कोई पैसा अरे मैं आपसे 10-5 हजार नहीं ले रहा हूं भाई,
एक बैच में जितनी क्लास दिया हूं ना, 5 रुपए भी एक क्लास का आपसे पेमेंट नहीं है। आप जोड़ लीजिएगा, इस जो बैच आपको दिया जा रहा है यहाँ पे, यहाँ कम से कम 140 लेक्चर, और अभी मैं 10-20 लेक्चर और अपडेट करने वाला हूँ। 150 लेक्चर का अगर मैं 5 रुपए आपसे चार्ज करूं, 5 रुपया लेक्चर चार्ज करूं, तो 15-5-75 750 रुपया होते हैं। और इस बैच का प्राइस उतना भी नहीं रखा है, जबकि उसी पैसे में जीएसटी भी हमें पे करनी है। आपको नहीं दे रहा हूं ना, आपसे बेवकूफ नहीं बना रहा हूं ना कि अपना कोर्स का दाम कुछ और फिर बाद में आपसे जीएसटी अलग से ले लूं। ऐसा कोई काम नहीं, जो है वो फुल प्राइस है। तो आप भरोसा कीजिए, आइए ज्वाइन कीजिए। बहुत शानदार बैच है दोस्तों। हमारा जो स्पेशल बैच है ना, सुपर सेलिंग जो हमारा बैच है, वो मॉडर्न हिस्ट्री का बैच है। पहले आप अपने काम का बैच देखिए, फिर आप मॉडर्न हिस्ट्री का बैच देखिएगा। मतलब कमाल का बैच है। आप कहेंगे सर कि कोई इंसान पढ़ा रहा है, कुछ पढ़ के हम धन्य हो गए, ऐसी क्लास है दोस्तों। आप जान लीजिए। कारण निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है वो पहचानिए। स्त्रीलिंग पहचानने के लिए हमेशा, जैसे मैंने आपको समझाया ना कि अच्छा अच्छी का आप यूज कीजिए, आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगा। अच्छा अच्छी, या फिर मेरा मेरी का भी यूज करेंगे तो भी आपका हो जाएगा। ठीक है, जैसे कर अच्छा उत्साह की अच्छी उत्साह, उत्साह अच्छा होता दोस्तों तो यह पुलिंग हो जाएगा। चक्रव्यूह भी दोस्तों पुलिंग हो जाएगा। ठीक है, मेरा चक्रव्यूह, मेरी चक्रव्यूह नहीं। ठीक है, मेरा मृत्यु की मेरी मृत्यु, बताइए आप क्या करते हैं, मेरा मृत्यु या मेरी मृत्यु? तो आप हमेशा कहते हैं मेरी मृत्यु, तो मिल गया आपको स्त्रीलिंग यहाँ पे। ठीक है, मेरा संकल्प की मेरी संकल्प, आप कहते हैं मेरा संकल्प। ठीक है, तो दोस्तों ये पुलिंग हो जाएगा। ठीक है, ये पुलिंग हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों आपको पहचानना था। फार्मूला समझेंगे तो अपने आप सब सेट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों यहाँ पर सही हो गया, क्योंकि आपसे पूछा था लिंग के बारे में। ठीक है, आगे देखिए, करा गौशाला। गौशाला में दोस्तों समास कौन सा है ये बताइए। गौशाला में समास कौन सा है? तो गौशाला मतलब गाय के लिए शाला। गो का मतलब होता है गाय, गाय के लिए शाला। शाला का मतलब क्या होता है? घर। ठीक है, जो घर गाय के लिए उसे कहते हैं। तो यहां हो जाएगा तत्पुरुष समास। और तत्पुरुष में दोस्तों कौन सा हो जाएगा? तो के लिए कहां हो जाता है? यह हो जाता है संप्रदान तत्पुरुष। क्या हो जाता है दोस्तों? यह किसका उदाहरण है? यह संप्रदान तत्पुरुष का उदाहरण है। तो बाकी का जो ऑप्शन दिया दोस्तों, ये सिर्फ आपको परेशान करने के लिए दिया है, क्योंकि दोनों पद की प्रधानता यहां है नहीं। कर्मधारय, कोई विशेषण विशेष से कोई उपमान उपमेय की बात नहीं हो रहा है। अब बेई भाव समास यानी किसी पूर्व पद की प्रधानता नहीं है। तो ऐसे में जो आपका उत्तर है वो तत्पुरुष समास आपका जवाब है, ये आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, करेक्ट। कन्यादान, इसमें कौन सा समास है दोस्तों? कन्यादान का होता है कन्या का दान। ठीक है, कन्या का दान। ये जो का शब्द है दोस्तों, ये संबंध को बता रहा है। किसको बता रहा है? संबंध को। तो इस प्रकार दोस्तों यहां बन जाएगा संबंध तत्पुरुष। क्या बन जाएगा? संबंध तत्पुरुष। बहुब्रीहि नहीं दोस्तों, तत्पुरुष ही जवाब होगा। द्विगु होता तब जब पद होता संख्यावाची, वो भी पहला। कर्मधारय होता तब जब विशेषण विशेष्य या उपमान उपमेय की बात की जाती या उत्तर पद की प्रधानता दिखती। ठीक है, बहुब्रीहि में तीसरा पद प्रधान होता है। तो यहां पर याद रखेंगे बी वाला उत्तर दोस्तों आपका जो है सही हो जाएगा। कारण निर्वाह, निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग को बताना आपको। और उपसर्ग हमेशा कहां लगता है दोस्तों? याद रखेंगे शब्द के प्रारंभ में लगता है। ठीक है, शब्द के प्रारंभ में उपसर्ग लगता है। अब जैसे शब्द क्या दिया दोस्तों? निर्वाह शब्द दिया है। तो निर्वाह में जो यहां पर विसर्ग है दोस्तों, वो क्या हो जाएगा? निर्धन वाह। ठीक है, तो ये निर में दोस्तों हलंत चाहिए, जबकि कहीं भी दोस्तों निर में हलंत नहीं दे रहा है, इसलिए आपका उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है भाई, निर लिखा तो है लेकिन निरह लिख दिया, विसर्ग बना दिया। और एक जगह निर लिखा तो र पे हलंत नहीं दिया। तो क्यों हम गलत चूज करें? जब हमको ऑप्शन मिल रहा है इनमें से कोई नहीं, तो हम गलत क्यों चूज करेंगे? कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तुर्की भाषा का शब्द है? जो तुर्की भाषा का शब्द है वो बताइए। चाय दोस्तों किस भाषा का है? चाय दोस्तों चीनी भाषा का है। ठीक है, चाय और लीची ये दो शब्द याद रखेगा, चीनी भाषा का है। रिक्शा दोस्तों याद रखेंगे जापानी भाषा का शब्द है। ठीक है, रिक्शा हो गया और सेनोरेटा हो गया, सेनोरेटा। ठीक है, ये दोस्तों यहां का शब्द है। गमला जो शब्द है दोस्तों, ये पुर्तगाली भाषा का शब्द है। कहां का है? पुर्तगाली भाषा का शब्द है। ये जो कैंची दिया दोस्तों, आपका उत्तर हो जाएगा। तो आइए मैं आपको ढेर सारे शब्द बताता हूं। सबसे पहले उठाइए एक तोप, लगा दीजिए उसमें बारूद, पहले भर के चला दीजिए। ठीक है, तो तोप और बारूद को याद रखेगा। आपको खाली लड़ाई करना है। तुर्की मतलब लड़ाई, राजधानी अंकारा ना, अब तुर्की इसे कहा जाता है ना। तुर्की का नाम बदल के तुर्की कर दिया गया। सरकार वहां की बोली कि अब हमें तुर्की नहीं बुलाया जाएगा, अब हमें तुर्की बुलाया जाएगा। क्या बुलाया जाएगा? तुर्की। राजधानी अंकारा है। ठीक है,
तो तोप ले लिया और उसमें बारूद भर के पहले मार दिया। जब काम नहीं चला तो आपने कहा लाओ कैंची मार देते हैं। क्या मार देते हैं दोस्तों? कैंची लगा देते हैं। कैंची भी लगा लिया, ठीक है। कैंची से काम नहीं चला दोस्तों तो आपने चम्मच घुसा दिया, ठीक है, चम्मच घुसा दिए, स्पून, ठीक है। तो ये आप इसको याद रखेगा। तो इस तरह के कुछ शब्द आपको मिलते हैं परीक्षा में, उनको आप याद रखें। जैसे तोप भी पूछ दिया कि तोप किस भाषा का शब्द है, या बारूद किस भाषा का शब्द है, कैंची किस भाषा का शब्द है। एक वो होता है यार, नहीं याद आ रहा मुझे, बहुत अच्छा सा नाम है, क्या बोलते हैं बताओ? अरे ऐसे नुकीला सा होता है, सुज्जा की तरह होता है, उसको भी दोस्तों ही रखा जाता है, ठीक है। तो ये सब आप याद रखेंगे। तो ये जो शब्द है दोस्तों, ये आपके तुर्की भाषा का शब्द है, इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। अच्छे अच्छे शब्द है। बाकी पुर्तगाली में और याद रख सकते हैं। पुर्तगाली में आप याद रखेगा पतलून शब्द आता है, पुर्तगाली में पतलून शब्द आता है, आलमारी शब्द आता है, ठीक है, गमला शब्द आता है, और इसके अलावा तौलिया शब्द आता है, तौलिया शब्द आता है। इस तरह के जो शब्द हैं ये सब आते हैं दोस्तों इसके अंतर्गत, ठीक है। आगे बढ़िए। करा प्रयत्न के आधार पर ल जो है दोस्तों, ये किस प्रकार की ध्वनि है? ल। आइए नीचे से पढ़ते हैं। जैसे काकल ध्वनि पूछ देना तो काकल ध्वनि दोस्तों ह को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? ह को। संघर्षहीन नहीं, अगर यही दोस्तों संघर्षी हमसे पूछ देता, संघर्षी, तो हम बताते दोस्तों संघर्षी में क्या हो जाता है दोस्तों, आपका शख शह आ जाता है, सख सह, ठीक है, ये सब आ जाता है। प्रकंपित में दोस्तों क्या हो जाता है? प्रकंपित में र आ जाता है, ठीक है। उत्क्षिप्त में दोस्तों याद रखेगा ये वाला ड के नीचे बिंदी और ढ के नीचे बिंदी, ठीक है, ये हो जाता है। पार्श्विक जो होता है दोस्तों इसमें ल आता है, ठीक है। तो जो अभी के लिए आपका जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर 1 होगा। ए वाला जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा, बाकी का उत्तर गलत है। करा 24 मात्राओं की 2 पंक्तियों वाला दोस्तों छंद कौन सा, जहां मात्रा कितनी है? 24। अब आप तभी बता सकते हैं जब आपको पता होगा कि बरवय में कितनी मात्रा होती। बरवय में कुल मात्रा होती 19 और आपसे तो पूछा 24, यानी ये पक्का जवाब नहीं होगा। और 19 भी होता है तो 12 और 7 पर यति होता है। दोहा दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि दोहा में कुल मात्रा होता है 24 और ये जो दोहा बटा होता है ये 13 और 11 मात्राओं में बटा होता है। कुंडलिया दोस्तों ये हमेशा दोहा प्लस रोला को मिलाकर बनता है, ठीक है। तो याद रखेगा इसमें दोहा के 2 पद होते हैं और रोला के 4 पद होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से 6 पद हो जाता है, जबकि यहां 2 पंक्ति वाला छंद पूछा है। और जो रोला दे रहा दोस्तों, रोला में याद रखेंगे यहां होता तो दोस्तों 24 है, ठीक है, लेकिन यहां रोला में जो मात्राएं होती हैं वो 11 और 13 की मात्राएं होती, ठीक है। तो ये भी हो सकता है यार, क्योंकि 2 ही पंक्ति वाला छंद पूछ, लेकिन रोला में दोस्तों पंक्ति 2 नहीं होता, यहां 4 पंक्तियां होती हैं। रोला में जो पंक्तियां होती हैं कितनी होती हैं? 4 हो जाती हैं। आपको केवल 2 पंक्तियों वाला पूछना था, ठीक है, 2 पंक्ति वाला। तो इस वजह से दोस्तों दोहा ही हमारा क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। इसको समझिएगा। अब जब आप पढ़े होंगे, देखिए बैच में जब आप ज्वाइन करेंगे ना, तो बैच में एक एक चैप्टर पहले डिटेल में पढ़ाया गया है, फिर उस चैप्टर के सवाल भी कराए गए हैं। ऐसा नहीं कि हमारा काम पढ़ाना होता है। देखो हम कोई विषय उठाते हैं ना तो हम उसको जड़ से समाप्त करते हैं। हम ये समझ के चलते हैं कि बच्चा मेरे पास आया है ना, तो फिर इसके मन में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसका कंफ्यूजन इस कदर सॉल्व कर दो कि कभी ये सोच ना पाए कि नहीं अब इससे ज्यादा भी पढ़ना पड़ता है, ये विचार ही नहीं आना चाहिए। उस लेवल पे जाके हम पढ़ाते हैं, ठीक है। तो आप मौका दीजिए, समझिए, फिर आप खुद ही याद रखेंगे। चलिए आपके सामने एक लंबा चौड़ा गद्यांश है। पढ़ने का तरीका मैं आपको पहले भी सिखा चुका हूं कि पहले गद्यांश पढ़ने की जरूरत नहीं है। पहले आप सवाल पढ़िए, 4 ऑप्शन पढ़िए, फिर गद्यांश पढ़िए। सवाल क्या कर रहा है? कर रहा आज की नारी किन किन क्षेत्रों में कामयाबी के लिए शिखर छू रही हैं, ये बताइए। करा चिकित्सा और इंजीनियरिंग में, सेना और वायुसेना में, विज्ञान और संचार प्रौद्योगिकी में, उपरोक्त सभी में, या इनमें से कोई नहीं। अब देखिए करा आज की नारी संचार प्रौद्योगिकी में आगे बढ़ रही है, सेना में, वायुसेना में, चिकित्सा में, इंजीनियरिंग में, विज्ञान में, और न जाने कहां कहां दोस्तों शिखर छू रही हैं। यानी आपका जवाब क्या हो गया? उपरोक्त सभी। तो आपने केवल यहां से यहां तक पढ़ा और आपको दोस्तों अपना उत्तर मिल गया। ऐसे आपको टिक करते चलना है और पढ़ते चलना है, ठीक है। मिला उत्तर ना? अब आगे बढ़िए, अगले सवाल पर आइए, फिर गद्यांश पढ़िए कि गद्यांश अनुसार नारी की सच्ची स्वाधीनता कब संभव होगी। नारी की सच्ची स्वाधीनता कब संभव होगी? लिख रहा है जब वह आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होगी, जब वह भीतरी आजादी को महसूस कर सकेगी, जब समाज पूरी तरह से बदल जाएगा, जब वह परिवार की जिम्मेदारियां छोड़ देगी, जब उसे शिक्षा का अधिकार मिलेगा। क्या सही है? ठीक है, ये स्वाधीनता के बारे में पूछ रहा है, तो आप यहां से पढ़िए। इसके पहले तो पढ़ ही चुके हैं कि ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां आज की महिलाओं ने अपनी छाप न छोड़ी हो। कह सकते हैं कि आधी नहीं पूरी दुनिया उनकी है। सारा आकाश हमारा है
पर क्या सही मायनों में इस आजादी की आंच हमारे सुदूर गांवों, कस्बों और दूर दराज के छोटे छोटे कस्बों में भी उतनी ही धमक से पहुंच पा रही है? क्या एक आजाद स्वायत्त मनुष्य की तरह अपना फैसला खुद लेकर मजबूती से आगे बढ़ने की हिम्मत है उनमें? बेशक समाज बदल रहा है, मगर यथार्थ की परतें कितनी बहुआयामी और जटिल हैं, जिन्हें भेद कर अंदरूनी सच्चाई तक पहुंच पाना आसान नहीं। अभी तक उत्तर मिला नहीं है। कर आज के इस रंगीन समय में नई बढ़ती चुनौतियों से टकराती स्त्री की क्रांतिकारी आवाजें हम सबको सुनाई दे रही हैं, मगर यही कमाऊ स्त्री जब समान अधिकार और परिवार में लोकतंत्र की अनिवार्यता पर बहस करती या सही मायनों में लोकतंत्र लाना चाहती हैं, तो वहां इसकी राह में तमाम धर्म, भारतीय संस्कृति, समर्पण, सहनशीलता, नैतिकता जैसे सामंती मूल्यों की पग बाधाएं खड़ी की जाती हैं। नारी की सच्ची स्वाधीनता का एहसास तभी हो पाएगा जब वह आजाद मनुष्य की तरह भीतरी आजादी को महसूस करने की स्थितियों में होंगी। यानी सच में इनकी स्वाधीनता कब होगा? जिस प्रकार मनुष्य आज आजाद है, जब उस तरह की स्थिति महसूस करेंगी तब। करा जब आर्थिक रूप से मजबूती की बात नहीं हो रहा, जब वो भीतरी आजादी को महसूस करेंगे दोस्तों, तब जाकर दोस्तों यहां आपका उत्तर बनेगा। तो यहां सीधा सीधा लिखा है, देखिए ये पॉइंट पड़ी यहां पे, भीतरी आजादी को महसूस करने की बात हो रही है। तो यहां ऑप्शन नंबर बी चूज कीजिए दोस्तों, बाकी का उत्तर अपने आप क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इस बार तो हमारा फिरकी ले लिया यार, पूरा गद्यांश पढ़ा डाला हमको, और तब जाके उत्तर हमें मिल रहा है। कोई बात नहीं। अगला दे रहा है कि आज की नारी के समान अधिकारों की राह में कौन से सामंती मूल्य बाधा बनते हैं? ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं ना कि दोस्तों यहां बाधा क्या बनता है। देखिए यहां लिखा था कि धर्म बाधा बनता है, भारतीय संस्कृति, समर्पण, सहनशीलता, नैतिकता, यही दोस्तों सामंती बाधाएं दोस्तों इनके रास्ते में पड़ती हैं। जब कभी आगे बढ़ती हैं तो इस तरह की बातें इनके सामने आ जाती हैं। तो भारतीय संस्कृति और नैतिकता भी आती, धर्म समर्पण भी आता है, सहनशीलता, परिवार का दबाव भी आता है। तो आप कह सकते हैं उपरोक्त सभी जो है यहां पर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला सवाल दे रहा है कि गद्यांश के अनुसार क्या आजादी की भावना छोटे गांवों और कस्बों में समान रूप से पहुंच पाई है? तो देखिए हां, पूरी तरह से नहीं, कुछ हद तक पहुंची, बहुत ज्यादा नहीं दोस्तों। आप ये भी नहीं कर सकते, देखिए बीच में दिया यहां पे, ठीक है, कि सही मायनों में इस आजादी की आंच हमारे सुदूर गांवों, कस्बों या दूर दराज के छोटे छोटे कस्बों में भी उतनी धधक से पहुंच पा रही है। तो उतना नहीं पहुंचा है, लेकिन पहुंच रहा है, बहुत कम मात्रा में, ये आप याद रखेंगे। ठीक है। कारण नई चुनौतियों से टकराती नारी की आवाजों को क्या कहा गया? जो नई चुनौतियों से टकराती हुई नारी की आवाज, उनसे क्या कहा गया? कारण समाज की प्रगति, क्रांतिकारी आवाजें, आर्थिक स्वतंत्रता का प्रतीक, पारिवारिक लोकतंत्र या प्राचीन भारतीय परंपरा। ये जो आप सब पढ़े हैं दोस्तों, इसमें पढ़ा होगा आपने क्रांतिकारी आवाजें, जो हमको याद आ रहा है, आप पढ़ेंगे तो ही मिलेगा आपको क्रांतिकारी आवाजें। ठीक है। तो याद रखेगा यहां पर क्रांतिकारी आवाजें होगा, यह आपका सही जवाब हो जाएगा। देखिए यहां लिखा है ना, ये लिखा है। ठीक है। आज के इस रंगीन समय में नई बढ़ती चुनौतियों से टकराती स्त्री की क्रांतिकारी आवाजें हम सबको सुनाई दे रही हैं। ठीक है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी होगा, और यही दोस्तों आपका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। सर एक बात तो तय है कि हमने हिंदी अच्छे से सीख ली, आपसे यहां से काम चला लेंगे, वैसे का। सर जीएस का क्या करें? तो देखिए जीएस के लिए मैं आपको मुफ्त में सलाह देता हूं, निःशुल्क बात बताता हूं। देखिए जो आप इंतजार कर रहे हैं, आप इंतजार तनिक भी न कीजिए। 5 विषय पढ़ा दिए गए हैं। 45 लेक्चर में एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ाया गया है, 46 से 91 तक में मिडावल हिस्ट्री, 92 नंबर से लेके लेक्चर नंबर 150 तक मॉडर्न हिस्ट्री, 151 से लेके 230 तक संविधान की क्लास पढ़ाई गई है, 231 से लेके 330 तक वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ाई गई है, 331 से लेकर अब हम दोस्तों 400 के पास पहुंच रहे हैं। ठीक है। ये इंडियन ज्योग्राफी अभी क्लास चल ही रही है, बस अब साइंस का नंबर लगने वाला है और उसके बाद इकोनॉमिक्स का नंबर। ठीक है। तो इतना सब कुछ पढ़ा दिया गया अब तक दोस्तों। ये जो मैं क्लास बता रहा हूं, ये 400 से अधिक क्लास जो दिया गया है, ये आपको निःशुल्क दिया गया है। और इस क्लास में दोस्तों कुल 12,000 से अधिक सवाल पर दोस्तों हम, जैसे आज हम पढ़ रहे हैं ना, ऐसी दोस्तों हम जीएस पर भी चर्चा करते हैं। ठीक है। ऐसे जैसे आप हिंदी में चर्चा कर रहे हैं ना, ऐसे ही जीएस पर भी हम लोग चर्चा करते हैं। तो ये बैच भैया पूरी तरह से फ्री है, क्यों आप पैसे खर्च करेंगे? पहले एक बार पढ़ के देखिए, क्वालिटी आपको अपने आप समझ में आ जाएगी। ठीक है। तो प्लेलिस्ट जो है बना हुआ है, आप जाइए और एक एक प्लेलिस्ट खोल के पढ़ना शुरू कीजिए। न समझ में आए तो आप कॉल कीजिए, बात कीजिए। ठीक है।
एक बात और ध्यान देंगे दोस्तों, जिस किसी को बैच ज्वाइन करने में किसी भी तरह का दिक्कत आ रहा है वो दोस्तों हमें 7007773452 पर दोस्तों ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है। इस नंबर पे दोस्तों हमसे वो कनेक्ट हो सकता है कि सर हमें समस्या आ रही है, किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत परेशानी है, कुछ पूछना हो, आप आइए, आपका स्वागत है, ठीक है। तो बढ़िया से दोस्तों आप सभी तैयारी कीजिए और हम तो आपके साथ ही हैं, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन ही समाप्त होता है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत। क्लास अच्छी लगी होगी दोस्तों तो लाइक कमेंट आप जरूर कीजिएगा, यही आपसे निवेदन है, ठीक है। धन्यवाद।